सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। तो देखिए दोस्तों, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है हमारा 13 अगस्त को, उसमें क्या है, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस हर जगह से पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमने ये एनालिसिस किया उसमें से कि जो मेडिसिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 12 अगस्त का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी मैं मतलब एक दो क्वेश्चंस उसके देखे गए थे। मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और, इसकी जो आज की वीडियो है उसमें भी मैंने आपको देखा है इसके क्वेश्चंस में कि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्या है इस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, 13 अगस्त के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये पहला ही यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि इबोला रोग किससे होता है। जो इबोला रोग है ना वो किससे होता है, आखिरकार इबोला रोग होता क्या है। ठीक है ना, तो जो इबोला रोग होता है वो किससे फैलता है, इबोला वायरस से ही फैलता है। किससे फैलता है, इबोला वायरस से। इबोला वायरस वो होता है जैसे कोई संक्रमित बंदर हुआ या कोई भी जानवर हुआ तो उसके द्वारा क्या होता है, ये मनुष्यों में फैल जाता है। इससे क्या होने लगता है, अचानक से तेज बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, ये सभी चीजों से क्या होने लगता है, व्यक्ति संक्रमित रूप से ग्रस्त होता चला जाता है। ठीक है ना, तो इबोला वायरस से रिलेटेड जो ऐसा क्वेश्चन क्या था एग्जाम में आया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है कि निमोनिया में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है। तो उसमें क्या था, हालांकि निमोनिया के लिए क्या होता है, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक उसमें दी जाती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी तो क्या होती हैं उसमें होती ही हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो यहाँ पर एग्जाम हुआ है अभी हमारा जो 13 अगस्त का एमपी पुलिस का कांस्टेबल का, तो उसमें क्या था, अलग अलग प्रकार के उसमें क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। तो ज्यादा बेटर जो निमोनिया के लिए अधिकतम रूप से बहुत अच्छी दवा जो होती है प्रयोग की जाती है एंटीबायोटिक, वो कौन सी होती है, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन क्या होती है इसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा अन्य भी चीजें जैसे उसमें पूछी जा सकती हैं आगे चल के कि वयस्कों के लिए निमोनिया उपचार के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि वो कौन सी होगी, मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड क्या हो जाएगी, एक ये हो जाएगी वयस्कों के निमोनिया उपचार के लिए। ठीक है ना, और बच्चों में जो होता है बैक्टीरियल निमोनिया, उनके लिए जो आमतौर पर उपचार में दी जाती है वो दी जाती है एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन ये क्या होती है, हमारी एंटीबायोटिक उनके लिए दी जाती है। तो यहाँ पर हमने ये एनालिसिस किया कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं साइंस के, हालांकि बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बस पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको, जैसे कि हम डेली टू डेली क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है एनालिसिस में, लेकिन जो आपको एनालिसिस के जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं बिल्कुल सटीक और सही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, जिनका अभी एग्जाम होने वाला है तो वो क्या कर सकते हैं, इनको देखकर उसी आधार पर अपनी तैयारी थोड़ी और अच्छी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो हमने क्या किया है, पिछली क्लासेस में आप लोगों के लिए पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ क्या करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना, ताकि अन्य लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो अम्लीय जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। ठीक है ना, सल्फर के कारण होती है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, H2SO4 बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इसके अलावा जो सल्फर होती है उसके द्वारा क्या होता है, जो H2SO4 बनती है वो कहाँ पर आ जाती है, अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो वही चीज। हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है,
कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा से भी क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इकाइयों से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस चीज की कौन सी इकाई है। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसकी इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर क्या हो जाती है, विद्युत धारा की इकाई होती है। इसके अलावा विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, अमीटर में मापा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। यदि उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। यदि एग्जाम में फॉर्मूला आ जाए तो हमने आपको बता ही दिया है कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टू क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। इसके अलावा विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में जो इकाई से रिलेटेड है। ये इकाई से भी पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें भी क्या है, आया है इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा आगे चलेंगे, आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो इकाई से रिलेटेड है। तो आप लोग इकाई पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इकाई भी आप लोग पढ़ लीजिए कि किस चीज की कौन सी इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे, यूनिट से भी क्वेश्चन काफी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हमारा क्या होता है, पादप जगत होता है उसको कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर है, हालांकि कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन मेन दो मुख्य जो वर्ग होते हैं वो होते हैं क्रिप्टोगैम और फेरिनोगैम। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं क्रिप्टोगैम और फेरिनोगैम। क्या हो जाते हैं, पादप जगत के दो मुख्य वर्ग हो जाते हैं। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अचार में पड़ने वाली फंगस को क्या कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो अचार में पड़ने वाली जो फंगस होती है वो क्या कहलाती है, मोल्ड कहलाती है। क्या होता है, अचार को क्या होता है, थोड़ा सा उसमें जब पानी वगैरह लग जाता है या नमी लगती है तो उसमें फंगस आने लगती है, फफूंद आने लगती है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो वाहन है उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि वाहनों की जो टायर में गैस भरी जाती है वो किस कारण से भरी जाती है, क्यों भरी जाती है आखिरकार। और देखिए, सबसे पहले तो इसका हम आंसर बताते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर है कि वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वाहनों के टायरों में जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होता है, इसमें भरी जाती है। इसके अलावा इसका मुख्य कारण क्यों होता है, क्योंकि टायरों को नमी से बचाने के लिए क्या होता है, वाहनों के टायरों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। इस कारण से टायरों को नमी से बचाने के लिए क्या होता है, वाहनों में क्या करते हैं हम, जो नाइट्रोजन गैस है उसको भरा जाता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। अ, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, कीटों को खाने वाले पौधे कौन से हैं। तो जो कीटों को खाने वाले पौधे होते हैं उनमें क्या है, कई प्रकार के नाम हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव में को क्या दिया गया ये तो हमें अभी सही से जानकारी नहीं है, लेकिन जो कीटों को खाने वाला पौधा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और उस पर काफी सारे, जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट है तो हमने मोस्टली जो कीटों को खाने वाले पौधे हैं वो हमने आपको बताया। एक तो है क्या होता है, पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रफ है, येलो पिचर प्लांट है, कोबरा लिली है। इसके अलावा बटरवॉर्ट है, मंकी कफ है, ऑस्ट्रेलियन सनड्यू और बिग फ्लोटिंग है। ये सभी क्या है, कीटों को खाने वाले पौधे हैं। अब हालांकि एग्जाम में ऑब्जेक्ट क्या आया इसकी तो अभी जानकारी नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्या है, हमने इसलिए आपको ये सब बता दिए कि यदि आगे भी ऐसा क्वेश्चन बने कि जैसे बीनस फ्लाइट रेफ है, तो ये क्या करता है, ये किस चीज को खाने वाला पौधा है, ऐसा भी पूछ लिया जाए तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे लिए कि भोजन को पचाना कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होती है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक क्या होता है जिसके अंदर कई सारे यौगिक होते हैं जो सरल यौगिक में टूट जाते हैं। जैसे हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लिया, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो भोजन को पचाने वाली प्रतिक्रिया होती है। यदि एग्जाम में ऐसा भी आ जाए कि ग्लूकोज भोजन के टाइम पर किस अभिक्रिया के कारण टूटता है, तो ऐसे घुमाकर आगे आगे क्वेश्चन इस प्रकार से बन भी सकते हैं। तो आप लोगों को उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हमने ग्लूकोज, ऐसा क्वेश्चन बना एग्जाम में कि जो ग्लूकोज है वो किस अपघटन के कारण, सॉरी, किस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है ना? या कार्बोहाइड्रेट किस अभिक्रिया के कारण ग्लूकोज में टूटता है। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हालांकि भोजन के रूप में जैसे वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये क्या होती है, जब वो भोजन पचता है तो उस टाइम पर एक अपघटन क्रिया होती है। तो ये क्या करते हैं, जब कई सारे यौगिक में होते हैं तो सरल छोटे छोटे यौगिक में टूट जाते हैं। यही हमारी मेन मुख्य क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने आपको बहुत सारे हालांकि जो साइंस के टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में आ रहे हैं, और हमने पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं जो एग्जाम में बने हैं। ठीक है ना? अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्ण दहन पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जब क्या होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि कौन सी रंग की प्राप्ति होती है। तो कौन सी रंग दिखाई देती है? नीली लौ क्या होती है वहां पर देखने को मिलती है। जब पूर्ण दहन की प्रक्रिया हो तो वहां पर नीली लौ दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे। जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? जो फोटोग्राफी है आप सभी लोगों ने जानते होंगे इसके बारे में कि फोटोग्राफी में जो उपयोग होने वाली धातु है वो कौन सी धातु है? वो है सिल्वर। सिल्वर धातु को क्या किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। क्योंकि ये ऐसी होती है जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे रिलेटेड ये चीज होती है, इसलिए क्या होता है उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बना, देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। हालांकि हमने पिछली क्लासेस में, कक्षाओं में आप सभी लोगों के लिए इस वाले क्वेश्चन के बारे में बताया है। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए दूसरा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हमने पीछे पढ़ा किससे रिलेटेड, जो विद्युत धारा की यूनिट है वो क्या थी, उसका भी क्वेश्चन बना। यहाँ पर नया क्वेश्चन क्या बन गया कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो आप सभी लोगों को मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया कि वह दूरी की इकाई होती है। ठीक है ना? और ऐसा भी एग्जाम में आगे चलकर क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी क्या होती है, तय की जाती है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। और प्रकाश वर्ष से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको सभी क्या किए हैं, पिछली एग्जाम्स में, कक्षाओं में पढ़ाए हुए हैं। आप लोग जाकर हमारी जो पिछली वीडियो है उनको देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये मेडिसिन से रिलेटेड इस एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना? मतलब जो 13 अगस्त को जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। इब्रूफेन क्या है? ये क्या है? दर्द निवारक दवाई है जो क्या होता है, पैरासिटामोल के साथ क्या होती है, ली जाती है। इसको क्या करते हैं हम, पैरासिटामोल के साथ इसका यूज करते हैं, इसको खाते हैं। जो दर्द निवारक क्या होती है, एक दवाई होती है। आगे चलेंगे। देखिए एक क्या है यहाँ पर क्वेश्चन बना है, सदिश और अदिश से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। थोड़ा सा आप लोग सदिश और अदिश के बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आखिरकार सदिश होती क्या है? सदिश वो राशि होती है जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, जिसमें दिशा व परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशियां होती हैं।
ठीक है ना। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो कैसी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, एक फर्मी किसके बराबर होता है? ये भी हमने क्या है एग्जाम पिछले जो क्लासेस हुई है उसमें आप लोगों के लिए पढ़ाया है कि एक फर्मी किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 इनवर्स मीटर क्या होता है? एक फर्मी इक्वल टू होता है, वन फर्मी इक्वल टू क्या हो जाता है? 10⁻⁻15 मीटर। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा यूनिट से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस एग्जाम में बना। यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफी आ रहे हैं, तो आप लोग यूनिट जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ऊर्जा की यूनिट कौन सी होती है, तो ऊर्जा। और इसी के साथ साथ हमने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है कि कार्य व ऊर्जा की जो हमारी इकाई होती है वो कौन सी होती है? जूल होती है, क्योंकि ये दोनों ऐसी राशियां हैं जिनकी जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, जूल। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वातावरण में सर्वाधिक जो प्रदूषित गैस है, हालांकि इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बना या इससे थोड़ा ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है कि कैसा क्वेश्चन आया, लेकिन क्या है कि इससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक जो प्रदूषित गैस है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वातावरण सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है कि वातावरण में सर्वाधिक जो प्रदूषित गैस है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। और वातावरण में वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? तो वातावरण में वायु प्रदूषण जो सर्वाधिक जिस गैस के कारण होता है वो है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग ध्यान रखिएगा, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा वायु जो प्रदूषण करती है वातावरण को सबसे ज्यादा, वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोलास्का संघ में कौन से जीव आते हैं? तो जिन जीवों की क्या होती है? त्वचा बहुत ही कोमल होती है, वह जो जीव होते हैं वो मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। किस संघ के अंतर्गत आते हैं? हालांकि ये इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं मालूम कि इसमें किस प्रकार से ऑब्जेक्ट कौन कौन से आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो हमने आपको बता दिया कि मोलास्का संघ में जितने भी जीव आते हैं उनकी त्वचा जो होती है वो सबसे ज्यादा कोमल होती है। हालांकि कैसा भी ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिन जीवों की त्वचा सबसे कोमल होती है वो कहाँ पर जाएंगे? मोलास्का संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जीव होने वाले हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि एंथ्रेसाइड में कार्बन का प्रतिशत कितना है? देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पिछली कक्षा में आप सभी लोगों के लिए पढ़ाया है। एंथ्रेसाइड क्या है? कार्बन का अयस्क है, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसमें सबसे ज्यादा 85% से लेकर 90% तक क्या होता है? कार्बन होता है। इसके अलावा इसके अन्य जो अयस्क होते हैं जैसे बिटुमिनस हुआ, लिग्नाइट हुआ, पीट हुआ, ये सभी क्या है? हमारे कार्बन के अयस्क हैं। आइए आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो ये है एग्जाम में आने वाला कि अंडे का उबलना कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अंडे का जो उबलना है वो कौन सी अभिक्रिया है? वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उत्प्रेक्षी अभिक्रिया कौन सी है? तो अंडे का उबलना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा इसमें जो विकृतीकरण क्या कहलाता है? तो अंडे के उबलने के टाइम पर इसमें क्या हो जाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। ठीक है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में आया है वो ये है कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो जो पीसी कल्चर है उसका संबंध किससे है? पीसी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? मत्स्य पालन से। हालांकि देखिए दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद ये मालूम चलता है कि एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में जो मेडिसिन है उससे आ रहे हैं। इसके अलावा इस वाले जो एग्जाम में है वो यूनिट जो इकाइयां पूछी गई काफी सारी आप लोगों के सामने। 3 क्वेश्चन ऐसे बने जो इकाइयों से रिलेटेड बने, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके अलावा जो मेडिसिन से रिलेटेड है, पिछला एग्जाम है जो 12 अगस्त का, उसके जो एग्जाम के सभी शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं
उनमें से कोई ना कोई एक ना एक मतलब शिफ्ट में मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। इस वाले एग्जाम में भी हालांकि 13 अगस्त के एग्जाम में भी क्या हुआ है, मेडिसिन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन बना है। हमने आपको बताया इसके अलावा जो इकाइयां हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना। तो हालांकि थोड़ा सा आप उन पर ध्यान दीजिएगा और सदिश अदिश से भी क्या है क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर रहेगी और हमारी जो रीजनिंग की क्लास होती है उसको दीपक सर लेते हैं, तो उसका भी हमारा एनालिसिस चल रहा है। इसके अलावा डेली टू डेली हमारी क्या हो रही है, लाइव क्लास आ रही है शाम को। आप लोगों को टाइम पहले से बता दिया जाता है। हालांकि कल जो क्लास हुई थी वो 8:30 बजे रात में हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट मोहसिन सर जी हैं वो जीके की क्लास लेते हैं, तो जो एनालिसिस है वो सभी आप लोग वो सभी उस चीजों के बारे में कि किस आधार पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस आधार पर हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने की अभी जरूरत है, क्या पढ़ने की नहीं है, क्या छोड़ना है, ये सभी चीजें वो वहां पर आपको बताते हैं। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त, मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर।